Hello, yes, this is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurveda. AIA-PGET 2023 के रिगार्डिंग अभी जो आंसर की आई थी, जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस के द्वारा आपने चेक भी किया स्कोर, और अभी 19 तारीख को एक रिजल्ट भी डिस्प्ले हुआ जिसका स्कोर और जो आपने पहले निकाला था वो मैच नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से वॉरियर्स का मुझे कॉल आया, तो उनके लिए खासकर ये लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा उसके लिए सोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पे देखो कि जो रिजल्ट उन्होंने डिस्प्ले किया उसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ था। सबसे पहले तो 31 जुलाई इसको अपने एग्जाम हुई। उसके बाद 5 से लेके 7 अगस्त तक उन्होंने एक आंसर की दी और वहां पे एक आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज भी दिए और ये कहा कि आपको अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप चैलेंज कर सकते हो। मतलब चैलेंजेस को इन्वाइट किया, आंसर की और चैलेंजेस को इन्वाइट किया। उसको देखने के बाद उन्होंने लगभग 3,500 के अराउंड, उसके ही ज्यादा चैलेंजेस आए। ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाया, जो कि जो सीनियर डायरेक्टर थी एनटीए की, उन्होंने 19 तारीख को ये चीज डिस्प्ले की। अब हुआ क्या, जो पहले आंसर की और आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस की वजह से आपने मान लो XYZ स्कोर निकाला था, वही स्कोर होना चाहिए था फाइनल आंसर की में या स्कोर कार्ड में, लेकिन वो डिफरेंट, मतलब उसमें डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कुछ मतलब कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, लगभग कि 1 से लेके 100 तक डिफरेंस है। और ये बहुत डेंजर वाली बात है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेने वाली बात है कि 100 डिफरेंस मतलब ये बहुत ही ज्यादा हुआ। तो मैंने वहां पे कॉल किया, कांटेक्ट किया इस नंबर पे, अपने कुछ वॉरियर्स ने भी यहाँ पे कांटेक्ट किया, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस नंबर को। ठीक है, ईमेल भी है, इस ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये उसका सोल्यूशन है। आप अपना स्कोर कार्ड और जो भी आपका इशू हुआ है वो इन्हें लिख सकते हो या बता सकते हो। ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो, लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि यार ऐसा हुआ आप क्या करें। बिल्कुल चुप नहीं रहना है, चाहे आपका एक नंबर ही क्यों डिफरेंट नहीं आ रहा हो, तब भी आप जिनका 1+ डिफरेंस आ रहा है वो सब इनको कॉन्टेक्ट या मेल कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए कि आपका वो कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, सबसे पहले जो एनटीए है इसको ही हम क्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एनटीए का कुछ रोल है। एनटीए का रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी एग्जाम कंडक्ट करना, उसके बाद आंसर की निकालना, फिर चैलेंजेस इनवाइट करना, फिर फाइनल आंसर की देना, ठीक है, और उसके बाद उसी के बेस पे रिजल्ट डिस्प्ले करना, ये रोल है एनटीए का। लेकिन जो इसके बाद की जो प्रोसीजर होगी, जिसे हम कहेंगे काउंसलिंग की प्रोसीजर, वो करेगी 88CCC। 88CCC आपको पता होगी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ठीक है, ये आपके आगे के राउंड से जिसको कहेंगे हम एडमिशन के लिए जिम्मेदार होगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनटीए है, क्योंकि ये इशू क्या है, स्कोर डिफरेंस क्यों आ रहा है अपने फाइनल में और जो आंसर की में कुछ भी एरर हो सकता है, तो आप एनटीए को पहले इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करोगे। ठीक है, देखो अभी बहुत से स्टूडेंट्स का दूसरा भी एक सवाल था कि XYZ नंबर्स आ गए हैं और इतना रैंक है, अब मुझे इस कॉलेज में ये सीट मिल सकती है क्या। मतलब कॉलेज भी स्पेसिफाई कर रहे हैं और सीट भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये किसी को पता नहीं होगा अभी कि आपको इतने नंबर पे ये कॉलेज का ये सीट मिलेगा कि नहीं। ये क्यों बता रहा हूं, देखो सबसे पहले तो मानकर चलो इस साल लगभग 25,000 के अराउंड स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है। ठीक है, एक्चुअल अगर संख्या बताऊं तो 25,627 ने रजिस्टर किया था और 24,650 ने, नियर अबाउट 25,000 लोगों ने एग्जाम दी थी, और उसमें से भी 16,000 फीमेल्स थी और 9,000 के अराउंड मेल्स थे। तो अच्छी बात यह है कि फीमेल्स ने ज्यादा दिया है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है, आप कम दे रहे हो एग्जाम। अब देखो अगर मानकर चलो कि 25,000 लोगों ने एग्जाम दी है और अपने सीट्स कितने हैं, वो हर साल सीट मैट्रिक्स चेंज होती रहती है। अब सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो देखो कहीं कहीं जगह पे आपको जनरली पता होगा कि 2,500 से लेके 4,500 तक सीटें रहती है। पता नहीं है, इसमें कम ज्यादा हो जाता है। मैं ये 2014 से लेके अभी तक का बता रहा हूँ कि इतने सीटें कम ज्यादा होती रहती है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये जो सीट मैट्रिक्स बनाते हैं उनके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में इन शॉर्ट। तो मानकर चलो कि इसका अगर मध्य भी ले हम 3,000 या 3,500 तक हम मानकर चलेंगे, इतनी सीटें हैं और आपने एग्जाम दी है 25,000 के अराउंड लोगों ने। ठीक है, अब इसमें आपका नंबर अगर मानकर चलो आपका नंबर है 900। ठीक है, अब इनको ये पता नहीं होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये 900 की बात नहीं है, जिनका रैंक मानकर चलो कि 4,000 है, वो क्या करें,
तो उन सब के लिए मैं ये अभी बता रहा हूँ आपको कि आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस बहुत डायनेमिक है। अपने आगे वाले स्टूडेंट कौन सी सीट उठाते हैं, इस पे आपको वो मिलेगी कि नहीं निर्भर करता है। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के स्टूडेंट मतलब क्या कि मुझे कौन सी भी सीट चलेगी, केवल गवर्नमेंट होना चाहिए। नहीं, मुझे वही सीट चाहिए चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये दूसरे नंबर का। पहले नंबर वाले को केवल गवर्नमेंट से मतलब है, क्योंकि स्टाइपेंड वहां पे मिलता है। और किसी वॉरियर्स को सीट जरूरी है, चाहे स्टाइपेंड मिले या ना मिले, वो गवर्नमेंट सीट भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो आप कौन से कैटेगरी में हो या आपको क्या करना है, ये आप सोच लो। अगर मुझे पूछोगे तो मैं ये दूसरे वाले पे जोर दूंगा, क्योंकि 3 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के 30 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटरेस्ट के साथ जाओ। आपको जो सीट चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी हो, आप वो कर लो। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी पता होगा। ठीक है, जो जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए अगर बात करें तो 50 परसेंटाइल जो नंबर्स बन रहे हैं 116, और जो बाकी ओबीसी है, एससी है या एसटी है, उनके लिए बन रहा है 98। ये एलिजिबल है, मतलब इससे जिनको कम नंबर्स आए हैं, जिनका परसेंटाइल कम है, वो एलिजिबल अभी के लिए तो है नहीं। आगे जाके हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिलहाल के लिए तो इनसे अगर कम नंबर है, मानकर चलो 110 है ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, या ओबीसी एससी एसटी के लिए मानकर चलो 90 है, तो ये एलिजिबल नहीं है, प्रोसेस में भाग या पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि उनको प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जिनको नंबर कम आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये केवल सोचो कि आपने अपने प्रिपरेशन का, एफर्ट्स का 100% दिया था क्या, बस इतना ही सोचो। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आपका अटेम्प्ट अच्छा हो, लेकिन आपके स्कोर आने में हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी भी जिम्मेदार हो, वहां कंप्यूटर ने आपका साथ नहीं दिया होगा, जो भी है, वट एवर इट मे बी, लेकिन आपने जो आपके हाथ में चीजें थी वो 100% दी थी क्या। अगर उसका आंसर आता है नहीं, तो आप अगले प्लान के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अटेम्प्ट फेल गया है, आप नहीं। इसको सोचो, बहुत से स्टूडेंट्स हो थोड़ा सा बहुत बुरी तरह से रो रहे थे कि मैं फेल्यूर हूँ, मैं फेल्यूर हूँ वगैरह वगैरह। देखो, अटेम्प्ट आपका फेल है, आप अटेम्प्ट मतलब आप फेल्यूर नहीं हो, आप फेल्यूर नहीं हो, आपका अटेम्प्ट गया। आपका अटेम्प्ट क्यों गया, हो सकता है उसमें एफर्ट्स कम गए हो। ठीक है, नेक्स्ट साल दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आप पहले 2 बार दिया था, अब नहीं देना है, तो भी आप मुझे इस पे कॉल करो। आगे के आपको कुछ स्कोप या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्या, आपको कुछ प्लान अलग हो सकते हैं क्या, ये भी थोड़ा सा मैं गाइड करा दूं। अगर आपको केवल मन हल्का करना है तब भी आप मुझे कॉल करो। अगर आपको कोई इशू हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, तब भी आप इस पे कॉल कर सकते हो। कंसर्न यही है कि कुछ भी हो जाए, ये फाइनल नहीं है। मतलब क्या है कि एआईपीजीटी मतलब ये लाइफ नहीं है। ठीक है, ये एक अटेम्प्ट है, हर साल होने वाली एग्जाम है। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्लेन बीएमएस होने के बावजूद बहुत नाम कमाया उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके। ठीक है, अगर कोई इशू होता है तो आप बिंदास इस पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर का कंसर्न था कि जिनका स्कोर डिफरेंस हो रहा है तो वो इस पे कांटेक्ट करे और इस पे मेल करे। यहाँ रिस्पॉन्ड हो रहा है। यहाँ रिस्पॉन्ड करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जो यहाँ पे मेल करोगे तो आप उसको कॉपी टू आयुष सेक्रेटरी या फिर जो अपनी NCISM है उसके लिए भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, देखो डरने की बात नहीं है। जो भी चीज़ें काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी आगे या सीट मैट्रिक्स जब आएगा उसके लिए मैं फिर से एक लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप केवल इतना सोचो कि आपका इंटरेस्ट कौन से सीट में है, और वो भी क्रम से कि पहला इंटरेस्ट मुझमें गायनी में है या फिर सर्जरी में है या फिर काय चिकित्सा में, जो भी है, किस तरह से प्रेफरेंसेस भरने हैं इस पर भी मैं अलग से लेक्चर लूंगा या अलग एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए, अभी टाइम है काउंसलिंग के प्रोसीजर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर डिफरेंस जिनका आया है वो पहले तो यहाँ पे चैलेंज करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा या फिर सुधारित रिजल्ट हो सकता है मे बी, तो इसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर सीट मैट्रिक्स के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर होगी, वहां पे आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। तो प्रेफरेंसेस किस तरह से भराई जाए या कहाँ कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसके लिए अलग से लेक्चर होगा। तब भी आपको कोई इशू होता है तो आप पूछ लो, लेकिन एक होमवर्क अभी जरूर कर लो कि आपको
क्या चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।